आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार उसने केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था में सुधार किया, किस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत के तत्वों एवं मुगल प्रशासन के तत्वों को मिलाकर एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की रचना की। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था एवं विशेषकर राजस्व के सुधार, आर्थिक सुधार के कारण उसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। इसके लगान व्यवस्था को आगे चलकर अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीख है शेरशाही है। हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन में परिवर्तन किया। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में स्वयं शासक यानी शेरशाह शक्तिमान होता था। वह स्वयं ही कानून का निर्माता था, न्यायिक मामलों का अंतिम निर्णय करने वाला था, प्रशासनिक मामलों का प्रमुख था। उसने अपनी सहायता के लिए विभिन्न विभाग एवं उसमें मंत्री नियुक्त किए। सबसे पहले दीवान ए वजारत, यह लगान एवं अर्थव्यवस्था का प्रधान था। इसका मुख्य काम आय और व्यय की देखभाल करना और लगान वसूली के कार्य को देखना। यह प्रशासन में सुल्तान के बाद प्रमुख मंत्री हुआ करता था। दीवाने अर्ज, यह सेना विभाग का प्रमुख था। सेना विभाग का संगठन, भर्ती, प्रशिक्षण आदि का कार्य दीवाने अर्ज करता था। लेकिन किस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा, कहां पर अभियान करना है, इसका निर्णय स्वयं सुल्तान शेरशाह सूरी करता था। दीवान ए रसालत, यह विदेश मंत्री था। विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करना इसका कार्य था। विदेशी राज्य या दूसरे राज्यों में अपने राजदूत भेजना, दूसरे राज्यों से आए हुए राजदूतों की व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, स्वागत करना, ये इस डिपार्टमेंट का काम था। नेक्स्ट, दीवाने इंसाफ, इसका काम था सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसको लिपिबद्ध करना। यह न केवल सुल्तान के आदेश को लिखता था बल्कि उसके आदेश को विभिन्न विभागों तक पहुंचाता था। दीवाने काजी, यह मुख्य न्यायाधीश होता था, हालांकि अंतिम न्यायाधीश स्वयं सुल्तान हुआ करता था। दीवाने सद्र, यह धर्म विभाग का प्रमुख हुआ करता था। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। यह संदेश का भी काम करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़े बहुत सुधार करते हुए उसको अपनाया। उसने अलाउद्दीन के समय की लागू की गई व्यवस्था को भी लागू किया, जैसे कि सैनिकों को नगद वेतन देना या हुलिया लिखने की प्रथा को आदि को उसने जारी रखा। प्रांतीय व्यवस्था में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। जो पहले से जागीरदार थे या हिंदू जागीरदार थे, उनके सूबे थे, उसको इक्ता भी कहते थे। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि यहाँ विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उसके समय प्रांत नहीं थे और कुछ विद्वान मानते हैं कि उसने प्रांतों के स्थान पर जिला या सरकार की व्यवस्था की। किंतु कुछ प्रांतों का अस्तित्व था, लेकिन अधिकांशतः उसने प्रांतों के स्थान पर सरकार की स्थापना की। सरकार जिले थे। सामान्यतः उसने पूरे देश में 47 सरकार में बांटा और विशेषकर बंगाल में 19 सरकार की स्थापना की। सरकार यानी जिले थे, इसमें दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। एक था सिकदार सिकदारान, यह सरकार या जिले का सैनिक अधिकारी था। शांति और व्यवस्था की स्थापना करना उसका कार्य था। यह परगने पर भी नियंत्रण रखता था। दूसरा सरकार का अधिकारी था मुंसिफ मुंसिफान, यह न्याय अधिकारी था। यह विशेषकर दीवानी न्याय का अधिकारी था। दीवानी मुकदमों का फैसला करना इसका काम था। लगान व्यवस्था का देखभाल करना भी इसका काम था। जैसा कि मैंने पहले बताया, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा। विशेषकर यह व्यवस्था बंगाल से शुरू की गई, क्योंकि बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे, प्रांत के अधिकारी हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, वो अक्सर विद्रोह करते थे। इसलिए इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए उसने पूरे बंगाल को
19 सरकारों में बांट दिया और यहां पर एक असैनिक अधिकारी की नियुक्ति की। असैनिक अधिकारी की जिस नियुक्ति की उसका नाम था अमीन ए बंगला। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करना अमीन ए बंगला की ही जिम्मेदारी हुआ करती थी। जिले के बाद आता है परगना। इसको परगने का प्रमुख अधिकारी होता था शिकदार। जिस प्रकार सरकार का अधिकारी शिकदारान होता था, उसी प्रकार परगने का प्रमुख सैनिक अधिकारी शिकदार हुआ करता था। सरकार में शिकदारान, परगने में शिकदार। शिकदार का काम था शांति और व्यवस्था स्थापित करना। यह सैनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था। इसी प्रकार परगने में एक मुंसिफ अधिकारी होता था। वह लगान की व्यवस्था की देखभाल करता था, भूमि की नाप आदि की व्यवस्था देखता था, दीवानी मुकदमों का निर्णय करता था। शिकदार और मुंसिफ के बाद परगने के अन्य अधिकारी पौतदार और कारकुन थे। पौतदार खजांची होता था, कारकुन क्लर्क होता था। सामान्यतः एक परगने में 2 कारकुन होते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार के बाद परगना और परगने के बाद राजस्व की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। कृषि भूमि वाले ग्रामीण क्षेत्र को मौजा कहते थे। गांव में मुखिया, पटवारी, प्रधान आदि हुआ करते थे। जिस व्यवस्था के कारण शेरशाह सूरी को याद किया जाता है वह थी उसकी आर्थिक सुधार की व्यवस्था या राजस्व की व्यवस्था। सबसे पहले उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। उसने इसके अंतर्गत किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया और उनसे लगान वसूल किया। उसने लगान निश्चित किया। उत्पादन के आधार पर कृषि भूमि को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया, उत्तम, मध्यम और निम्न, और इसके आधार पर लगान निश्चित किया गया। भूमि कर निर्धारण के लिए फसलदारों की सूची बनाई गई जिसे राई कहा गया। लगान सामान्यतः 1/3 था। इसमें इतिहासकारों में मतभेद है, किंतु यह निश्चित है कि सामान्यतः लगान 1/3 था, लेकिन मुल्तान में उसने लगान 1/4 रखा। उसने 2 पृथक कर लगाए, एक था जरीबाना और दूसरा था मुहसिलाना। जरीबाना यह जमीन की पैमाइश करने वाले अधिकारी को देना होता था, जो 2.5% होता था। मुहसिलाना यह लगान वसूल करने वाले अधिकारी को देना होता था, यह 5% होता था। इसके अलावा अकाल के समय भी यह अनाज आदि किसानों से लेता था। इसने भूमि माप के लिए जो पद्धति है उसमें भी परिवर्तन किए। उसने भूमि माप के लिए जो जरीब प्रयोग में आती थी, पहले जरीब में सन की रस्सी का प्रयोग होता था, उसके स्थान पर उसने जरीब में बांस के डंडे लगवाए जिससे कि वो उसकी लंबाई कम ज़्यादा ना हो। इसने किसानों से कबूलियत पत्र लिखवाए। कबूलियत पत्र में ये होता था कि लगान किसानों को कितना देना है, और किसानों से जब ये तय हो जाता था कि लगान कितना देना है, उसके बाद किसान पलटते नहीं थे। उसने लगान की सामान्यतः 3 विधियां शुरू की, गल्ला बख्शी, कनकूत और जब्ती। गल्ला बख्शी या बटाई, यह बटाई की प्रथा थी। इसमें बटाईदार का हिस्सा होता था। दूसरा नस्क या कनकूत, यह कच्ची प्रथा थी। तीसरी जब्ती या जाप्ती या नगद प्रथा, इसमें नगद लिया जाता था। इसका जनक टोडरमल को माना जाता है और इसी प्रथा को अकबर ने भी अपनाया था। अकबर के राजस्व सुधार के कारण ही शेरशाह के राजस्व सुधार के कारण ही शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। अकबर ने टोडरमल को अपनी लगान व्यवस्था का जिम्मा दिया और अकबर के समय भी लगान व्यवस्था वही अपनाई गई, थोड़े बहुत सुधार के साथ, जो शेरशाह सूरी के समय थी। शेरशाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किए। उसने चांदी के रुपया और तांबे के दाम चलाए। चांदी के रुपया 180 ग्रेन का होता था, जिसमें 175 ग्रेन चांदी होती थी। तांबे का दाम जो है 380 होता था। चांदी और तांबे में अनुपात, चांदी के रुपए और तांबे के दाम में अनुपात 1:64 हुआ करता था, यानी कि 1 रुपए का 64 दाम। उसने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया, पद लिखवाया, टकसाल का नाम लिखवाया, कहाँ से वो सिक्के ढले हैं। उसके सिक्के प्रणाली को अंग्रेजों ने भी अपनाया। इतिहासकार स्मिथ ने कहा है कि शेरशाह का रुपया वर्तमान में ब्रिटिश प्रणाली का आधार है।
अब हम देखते हैं शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था को। न्याय व्यवस्था में मुंसिफ मुंसिफान सरकार में लगान संबंधी निर्णय लेता था। इसी प्रकार मुंसिफ परगने में लगान संबंधी निर्णय लेता था। शिकदारान सरकार में फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था। शिकदार परगने में फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था। काजी असैनिक मुकदमों का निर्णय करता था। एक खास बात यह है कि शेरशाह के समय पुलिस की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। सैनिक अधिकारी ही अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। उसके समय की सैनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि लोग लूटपाट करने से डरते थे। कानूनगो ने लिखा है कि कोई भी वृद्धा स्त्री अकेले अपने सिर पर आभूषणों से भरी टोकरी लेकर जा सकती थी। उसे छीनने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी, क्योंकि दंड व्यवस्था काफी कठोर थी। शेरशाह सूरी को सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उसने सड़कें, सरायों आदि का निर्माण करवाया, बाग बनवाए, कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई। शेरशाह को विशेष रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड बंगाल के सुनारगांव से पंजाब के अटक तक जाती थी। ग्रैंड ट्रंक रोड के अलावा उसने अन्य सड़कों का भी निर्माण करवाया। इनमें एक सड़क आगरा से बुरहानपुर जाती थी, एक आगरा से जोधपुर और आगे चित्तौड़ के किले तक जाती थी, और एक लाहौर से मुल्तान तक थी। उसने सरायों का निर्माण करवाया। सराय उसके लिए संदेश का काम करती थी, उसको सूचनाएं मिल जाती थी। डॉक्टर कानूनगो ने कहा है कि सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां थी। कला और साहित्य की बात करें तो कला में स्थापत्य कला को उसने बढ़ावा दिया। दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोहना नाम की मस्जिद का निर्माण उसने करवाया। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में भी किलों का निर्माण करवाया, रोहतास दुर्ग का निर्माण करवाया। उसने स्वयं के मकबरे का निर्माण बिहार के सासाराम में करवाया। सासाराम का उसका स्वयं का मकबरा बड़ा ही सुंदर है। डॉक्टर कानूनगो ने कहा है कि बाहर से यह मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य जैसा है। इसकी तारीफ करते हुए वास्तुकार कनिंघम ने कहा है कि यह ताजमहल से भी सुंदर है। साहित्य के क्षेत्र में मलिक मोहम्मद जायसी ने इसके समय ही पद्मावत लिखी थी।